हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतना हमारे को प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप शादी और अडॉप्शन के लिए हमें कॉल बिल्कुल ना करें। यहाँ से शादियाँ और अडॉप्शन नहीं की जाती, हमारे यहाँ इस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। अगर आपको अडॉप्शन के लिए जाना है तो कारा की वेबसाइट है CARA कारा, आप उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती है, ना ही करवाई जाती हैं, तो कृपया करके इसके लिए कॉल ना करें। अगर आपको कॉल करनी है तो आप किसी ज़रूरतमंद को रखवाने के लिए कॉल कर सकते हैं, अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इधर विज़िट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत हम करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम ज्योति है, मैं शादरा से हूँ। तो आज हमारे साथ ज्योति हैं जो कि शादरा से हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में कि इन्हें अपना घर और परिवार छोड़कर मायका में आके रहना पड़ा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के मायका में आना पड़ा? जी, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी दरअसल मेरे पापा ने कराई थी, अरेंज मैरिज थी मेरी। मेरे पापा के जो दोस्त थे उन्होंने कराई थी। तो जब मेरे पति मेरे को देखने के लिए आए थे और मेरी जिठानी भी थी, मेरे जेठ भी थे, तो मेरे पापा ने लड़के के बारे में पूछा था उनसे, तो उन्होंने ये कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का 2 जगह नौकरी करता है, काम करता है, लड़के में एक भी ऐब नहीं है, बहुत बढ़िया है लड़का। मेरे पापा के दोस्त भी थे तो मेरे पापा को उन पर विश्वास था, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा था, उनके सामने मैं बचपन से बड़ी हुई। तो मेरे पापा ने एक विश्वास कर लिया कि ठीक है। फिर 1 साल बाद रिश्ता हुआ, 1 साल तक रहा, फिर मेरी शादी हो गई। फिर शादी के जब मेरी बड़ी बेटी हुई तो फिर मुझे पता चला, मैंने अपने पति को खुद देखा। अपनी नंद के यहाँ रहती थी मैं, बहादुरगढ़ हरियाणा में। वहाँ मैंने अपने पति को खुद देखा जुआ खेलते हुए, कि वो जुआ खेलते हैं। तो इस बात के लिए मैंने अपने पति को बोला, तो बोले नहीं, मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ बैठा था, मैं खेलता नहीं हूँ। मैंने अपनी नंद को भी बोला तो उन्होंने भी मेरे से झूठ बोल दिया कि नहीं, ये जुआ नहीं खेलता है, ये ऐसा नहीं है। मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास आ गई। मैंने वहाँ मकान लिया किराए पे, क्योंकि जब मेरी लड़की हुई थी डिलीवरी के बाद, मेरी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा के यहाँ मकान ले लिया किराए पे, क्योंकि मेरी जेठानी ने शादी होते हमें निकाल दिया घर से बाहर। 1 महीना मैं मुश्किल से रही थी, उन्होंने हमें निकाल दिया था। आपकी शादी कब हुई थी? जी, मेरी शादी हुई थी ये 2007 में हुई थी, 19 फरवरी को। तो आप उस टाइम कितने साल के थे? जी, मैं उस समय होंगी 22 साल की होंगी। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड तो मेरे मुझसे काफ़ी बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं वो तो। 10 साल बड़े हैं? जी हाँ, वो मुझसे 10 साल बड़े हुए हैं। और वो पहले से भी उनके 2 बच्चे थे, क्योंकि वो उन्होंने बताए नहीं थे, वो उन्होंने छुपा रखे थे। तो मतलब जब आपने शादी करी तो आपको अपने हस्बैंड की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था। ये तो मुझे पता था कि चलो होता है, अफेयर होता है, सबका होता है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि उनके 2 बच्चे भी थे। ये बात मुझे बाद में पता चली जब मेरी शादी हो गई, मैं अपनी नंद के यहाँ गई, तो उन्होंने मुझे फिर खुद ही बताया कि भाई प्रमोद के तो 2 बच्चे भी हैं। तो जब मुझे ये बात पता चली, फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बताई, तो वो बोले कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, चलो वो तो वैसे थे। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार अब इन बातों को। तो आपने कभी इस चीज़ के ऊपर नहीं सोचा कि आपसे 10 साल बड़े हैं, आपके माता पिता ने कुछ नहीं सोचा कि आप 22 का और आपके पति नहीं, लेकिन 32 साल के? मेरे पापा ने ये सोचा कि लड़के के माँ बाप भी नहीं है, भैया भाभी हैं, लड़के में ऐब भी नहीं है। तो सोचा कि चलो लड़का ठीक है, और क्या चाहिए, लड़के में ऐब तो नहीं है। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला धीरे धीरे कि लड़के में कितने ऐब हैं। तो शादी से पहले कोई जांच पड़ताल नहीं कुछ की भी गई नहीं थी? करी थी। सिर्फ एक दोस्त थे बस पापा के? उनसे विश्वास कर लिया मेरे पापा ने। मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा पापा तुमने 1 साल तक रिश्ता रखा, कम से कम जाते तो सही, उनके मोहल्ले में जाते, पता तो करते सबसे रिश्तेदारी में कि भाई ये कैसे हैं। तो बोले मैंने तो बस ये सोचा था कि लड़की है, उसकी जेठानी है जो मेरी, वो बोल रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, और उनकी मम्मी भी बोल रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है लड़का। तो कह रहे मैंने तो यही विश्वास करके शादी करी थी, मुझे क्या पता था कि लड़का ऐसा निकलेगा। तो फिर जब आपको उनके जुए के बारे में पता चला और आपने रोकने की भी कोशिश की बहुत होगी? कोशिश करी मैंने रोकने। फिर उन्होंने धीरे धीरे, फिर मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ आ गई, फिर उन्होंने धीरे धीरे फिर वही काम करना चालू कर दिया। मेरे से बोलते थे मैं शादरा नौकरी कर रहा हूँ, लंच बना के मैं उनको देती थी, खाना बना के सुबह सुबह ले जाते थे, वो तो अपनी भाभी को दे देते थे बच्चों को, और खुद जाके पार्क में बैठ जाते थे, वहाँ पूरा दिन जुआ खेलते थे, रात को आते थे। वो ये दिखाते थे कि जब मैं जॉब पे से आया हूँ मेरे को तो ये लगता था कि जॉब कर रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं इस बारे में, उन्होंने बहुत वो तंग करा मुझे। फिर धीरे धीरे
उन्होंने जो की है सारी चीज़ जेवर सब निकाल के ले जाने लगे। बहादुरगढ़ हरियाणा में वो पीर कठिया था उनका, वो पीर पे काम करते थे। वहाँ भी उन्होंने बहुत कर्जा कर लिया, 1-1.5 लाख का कर्जा वहाँ भी कर लिया उन्होंने। वो भी सारा काम उन्होंने वहाँ भी छोड़ दिया, वो भी ख़त्म कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे मम्मी पापा से मैंने बोला, वो बोले कि कोई बात नहीं, रोटी तो दे ही रहा है और क्या चाहिए, अब इसको छोड़ेगी तो फिर और दूसरा पता नहीं कैसा मिलेगा। तो आपके जो पति के जो भैया भाभी थे उन्होंने कभी उन चीज़ों उनसे को भी मैंने उनसे भी बहुत कही, उनसे भी बहुत रो के बहुत कही, उनसे भी बहुत बुलाया उन्हें भी, पर उन्होंने भी यही कह दिया कि भाई नहीं। मेरे पापा खुद गए थे उनके घर, जिस दिन मेरे पापा को पता चला था रात को मेरे पापा शादरा गए, जिन्होंने शादी कराई उनको भी लेके गए मेरे पापा ने। उनसे कहा भी थे तुमने मेरी लड़की के साथ धोखा कराया, अच्छा नहीं करा, लेकिन इस समय मेरी लड़की हो चुकी थी। मेरे पापा ने ये कहा कि बेटा एक बात बता, अब तू इसको कहीं और दूसरी जगह पे इसको लेके जाएगी, पता नहीं दूसरा कैसा बाप मिलेगा, अच्छा मिले ना मिले, कम से कम ये इसका अपना बाप तो है, ये थोड़ी शर्म तो करेगा। तो मैंने यही सोच के अपनी लड़की की ज़िंदगी मैंने यही सोच के काट दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में यही लिखा था। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 18 साल हो गए। तो 18 साल शादी को हो गए, मगर उस 18 साल के बाद आपको वो पॉइंट कहाँ आया कि आपने ये सोचा कि अब नहीं, मुझे घर छोड़ के अब आना है? नहीं, जब मैं 18 साल हो गए उसके बाद फिर मैं जगह जगह ऐसी किराए पर रहती रही, मेरे पति ऐसे ही खिलते रहे, वो नहीं पा जाए। फिर मेरे पापा ने शादरा में, मेरा मकान है, मकान मेरे पापा ने बनाया कि चलो मेरी बेटी जगह जगह किराए पर रह रही। किराया नहीं देते थे तो बहुत तंग करते थे, ना बिजली का बिल देना ना किराया देना, मकान मालिक बहुत बोलते थे। मैंने अपने पापा से बोल के मकान बनवा लिया, मकान बना लिया, मकान बना के मैं रहने लगी। तो वो अपने भैया भाभी के इतने फेवर में आ गए, इतने बहुत ज़्यादा, कि वो मुझे रात दिन तंग करने लग गए, मार पिटाई करनी। उन्होंने मुझे मारा भी। मैंने फर्श बाज़ार है थाना हमारे यहाँ, मैंने वहाँ कंप्लेंट भी डाली थी उनके पास। तो मैंने जुए की भी बहुत कंप्लेंट डाली। उन्होंने मेरे से इतनी बात बोली थी कि देखो हम इसको बंद तो कर लेंगे, लेकिन ये जुआ खेलता है, कितने दिन बंद कर लेंगे, ज़्यादा 4 दिन रख लेंगे हम इसको, इससे ज़्यादा हमें अलाउड नहीं है, और वैसे भी छूट ही जाएगा। तो जब आपने अपने मार पिटाई की जो कंप्लेंट लिखवाई, वो तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। हाँ, वो भी मैंने डाली थी उनके पास। तो उसमें आपके पति को अंदर नहीं कराया? नहीं, क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी अपने बच्चे अपने पति के पास छोड़ के। तो मेरे पापा ने बोला कि अगर मैं उसे बंद कराता हूँ तो ये उसे मारेंगे पीटेंगे, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर बच्चे भूखे मरेंगे, बच्चों को कौन रोटी देगा, क्योंकि सास तो मेरी है नहीं, ना ससुर है, मेरी जिठानी है मेरी, वो खुद नहीं देखती, उनके खुद के अपने 5 बच्चे हैं। तो बोली देख ले, सोच ले। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा रहने दो। 2 बार उसने मुझे बहुत मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। फिर मैं धीरे धीरे शादरा में जब मैं रहती थी, इतना मुझे टॉर्चर करने लग गया। वो रात इतनी गंदी रात भर गाली बकना, माँ की, बहन की, सब की तरह की गाली बकता था, सब तरह की। क्योंकि मेरे जेठ भी वो भी ऐसे ही, वो भी दारू पीते हैं, वो भी अपनी बीवी के साथ गाली गलौज करते। तो वो आदत मेरे पति को पड़ गई। जब तक वो किराए पे रहे, जब तक तो वो सही रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा मकान खाली हो जाएगा और मैं बदतमीजी करूँगा। घर मैंने इसलिए बनाया था कि मैं चलो शांति से मैं रहूँगी, बेटी मेरी बड़ी होती आ रही। लेकिन वो तो मुझे उतना टॉर्चर करने लगे, उतना तंग करने लग गए, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे करते करते मैं डिप्रेशन की मरीज बन गई। मैं इतनी परेशान। कोरोना में उन्होंने मुझे 5,000 रुपये लिए के पीछे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने 3 बच्चे लेके ना साहिबाबाद तक पैदल गई हूँ, और पैदल आती थी। लोग मुझे देखते थे ना, उन्हें तरस आता था। वो कहते थे कि लाओ आज, मेरे से किराया भी नहीं लेते थे। वो कहते थे बेटा आज हमारे ऑटो में बैठ जा। कितनी बार उन्होंने मुझे छोड़ा है, इतनी मैं परेशान, सिर्फ 5,000 रुपये के पीछे। मेरी जिठानी ने बोला कि इसको बोल के अपने 5,000 रुपये के पीछे ये अपने हाँ भरेगी, और अगर नहीं मिलेंगे, तू नहीं देगा तो मैं इसके बाप से जाके लाऊंगी। कितनी बार मैं बाज़ारों में जा के बैठ गई। पुलिस वालों ने कितनी बार कहा कि बेटा यहाँ क्यों बैठो। मैंने कहा अंकल जी ऐसे बात है। कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, आप घर जाओ, हम आपके पति से बात करते हैं, वो समझाते हैं। लेकिन मेरे पति नहीं माना। उन्होंने एक दिन वो घर में नहीं रुके। कोरोना में उन्होंने खूब जुआ खेला। मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ, आपके पास कोरोना में जुआ खेलने के लिए तो पैसे हैं, वो बच्चों को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। मैं स्कूलों में जाती थी, स्कूलों में मैंने बात करी पुलिस वाले से। मैंने बोला सर ऐसे मेरे घर में दिक्कत है खाने पीने की। वो बोले कोई बात नहीं, आप स्कूल में आना, स्कूल में खाना बन रहा है, आप यहाँ से ले लेके जाना। मैं सुबह शाम जाती थी, बर्तन ले लेके वहाँ लाइन में लगती थी, अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी। तो मेरा हस्बैंड कहता था कि लाइन में लग के खाना लाती है, मेरी बेइज्जती करा रखी है। बताओ मैंने क्या बुरा करा। सुबह शाम में अपने बच्चों का पेट भरती थी, ला के अपना भी भरती थी, उसका भी भरती थी, बल्कि मैं तो उसे भी खिलाती थी। फिर भी मेरी जिठानी ने ऐसी आग लगा दी कि उसको 5,000 रुपये के लिए इतना भड़का दिया कि उसने मेरा जीना भारी कर दिया।
उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके फिर मैं अपने घर आई। कितनी बार, फिर एक बार उसने मुझे रात को इतना तंग करा, इतना तंग करा, मैं पूरी रात गली में बैठी रही। पूरी रात मैंने अपने पूरे दिन निकाल दिया मैंने गली में बैठे बैठे अपने ससुराल में। मैं अपने बच्चे लेके वहीं पूरी रात बैठी रही। सिर्फ मेरे पति ने 5,000 रुपये के पीछे मुझे इतना परेशान करा, बहुत ज़्यादा परेशान करा। फिर मैं अपनी मम्मी के घर, मैं काफ़ी फिर बीमार हो गई। कोरोना के बाद मैं बहुत बीमार हो गई। जब मैं बहुत बीमार हो गई, मैं अपने मम्मी पापा के घर गई तो मेरे में खून की बहुत कमी होगी, 6 पॉइंट खून रह गया। मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। मेरे पापा ने उसी टाइम मुझे फटाफट प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। मेरे पति को फ़ोन भी करा, आए, उनसे आधार कार्ड मंगवाना था क्योंकि वो मुझे ले नहीं रहे थे उस टाइम, कोरोना चल रहा था। तो वो दे के और रात सुबह को ही चले गए और कह रहे कि ऐसा है मेरे को दोबारा कॉल मत करिए ना, मैं आने का। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। मैं 10 दिन तक अस्पताल में रही। मेरे मम्मी पापा ने पैसा लगाया, कोई नहीं आया मुझे देखने मेरे ससुराल का, ना मेरी जिठानी आई ना नंद आई। मैं अपनी नंदों से खूब कहती हूँ कि दीदी जुआ खेलते, कहती हूँ कोई बात नहीं, खेलने तो खेलता है, तो अपने कमा रहा है, अपने पैसे का खेल रहा है, क्या हो गया। अपनी नंदों से भी गई, मेरी जिठानी खुद नीचे रहती है, मैंने उनसे भी गई। मैंने कहा दीदी जब तुम्हें पता था कि ये जुआ खेलता है, ये आदमी ऐसा, तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कराई दूसरे की बेटी की। अब मैं इन बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, एक बात बताओ है। तुमने तो अपनी शादी तो लव मैरिज कर ली, अपनी पसंद से करी, मेरी तुमने ऐसे कराई। मेरे पापा कितना बोलते हैं कि उसने अच्छा नहीं करा मेरी बेटी के साथ। तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम एक ही कमरे में रहते थे और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो। तुमने, मैंने कहा मेरे साथ इतना धोखा करवाया, मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं करा मेरे साथ। तो कहती कोई बात नहीं। अब मेरे पापा भी यही कहते कब तक लड़ेगी बेटा, एक बात बता, सोच ले रही किस्मत ख़राब है। मैंने ये सोच के अपनी आधी ज़िंदगी मैंने ऐसी काट दी। लेकिन अब मैं जो बहुत, फिर मैं ये बात से दवाइयाँ खाने लग गई। मैं ये बात से दवाइयाँ खाती हूँ डिप्रेशन की। सोने नहीं देगा मुझे, रात रात हर गाली बकेगा, सोने नहीं देगा, सोती सोती को मुझे उठा देगा, खड़ी हो जा, सोने नहीं देगा। ऐसा क्यों करते थे? इतनी इतनी गाली बकेगा मुझे बहुत। दारू पी के, कभी तो दारू पी के आ जाएगा, कभी बिना पिए खूब गाली बकेगा। बदतमीज बहुत ज़्यादा है मेरा पति। वो ये नहीं देखता कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी है, उसको ये नहीं है, उसको ये सब चीज़ नहीं दिखती। तो उस बात के लिए एक बात, तो मैं कैसे किसी बात के लिए गई हो जाऊँ, मेरे बच्चे भी तो हैं, मुझे सब कुछ देखना। मैं ऐसे घर की नहीं हूँ जैसा मेरे पति का, मेरे ससुराल का जो हिसाब किताब है, मैं ऐसे घर की नहीं हूँ। इसीलिए जो मेरे घर में लड़ाई होती है, मैंने कहा कोई बात नहीं सोने देंगे रात रात भर, ना खुद सोएंगे ना मुझे सोने देंगे। मेरे बच्चे भी खुद देखते हैं कि हाँ हमारे पापा नहीं सोने देते रात को हमारी मम्मी को। मेरे बच्चे कितनी बार बोलते हैं कि पापा मम्मी को सोने दो, तंग मत करो। नहीं, मार पिटाई गाली गलो दिन निकाल देगा अगला, इतनी गंदी गंदी गाली बकेगा, बहुत गंदी गंदी गाली बकता वो। हर चीज़ से परेशान हो गई। जब मैं आपके परेशान होगी ना, मैं कितनी बार 4 महीने गई रही अपनी मम्मी पापा के घर, 2 महीने रही, 18 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने ऐसी काट दी अपने पापा के घर रह के। जा रही हूँ आ रही हूँ, कभी चली जाती हूँ, कभी वापस आ जाती हूँ। अगर आ जाऊँगी तो कहेगा क्यों यहाँ क्यों आई, यहाँ क्यों आई, भगा दिया तेरे पापा ने, अब यहाँ क्यों आई, क्यों। मैंने कहा मेरा घर नहीं है, मैंने अपने पापा से कह के मकान बनाया, अपने लिए बनाया, मैं आ भी नहीं सकती, मैं यहाँ रह भी नहीं सकती। नहीं यहाँ नहीं आएगी, कहीं भी जा। मैं उससे यही बात कहती हूँ, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, नहीं यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी बस। इसीलिए मैं फिर अब के मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं अपनी बहन के यहाँ गई। तो जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई तो मैंने अपनी बहन से बात करी। मैंने कहा बहन मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ भी नहीं रहने देता, मम्मी पापा के घर रहूँगी तो वहाँ गाली गलौज करता है, वहाँ आता गंदी गंदी गाली बकता है, बहन को गंदी गंदी गाली बकता है। उसके पड़ोसी देखते कहते हैं बहन मेरी बहुत बेइज्जती होती है करी। तो मैंने इसलिए अपनी बहन से बोला, मैंने कहा बहन, मैंने कहा मुझे अपना फ़ोन दिखा। मैंने सुना दुनिया में ऐसा एक अनाथ आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम भी होते हैं, NGO भी होते हैं। मैंने कहा मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, घर भी वही रख ले, सब कुछ रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं इतनी डिप्रेशन की मरीज़ बन गई ना मेरी। मैं हर महीने एक महीना ऐसा नहीं होता जिस टाइम मेरी हालत ख़राब नहीं होती, मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरे इतने कागज़ बने हुए जो GTB अस्पताल के, मैं बहुत बीमार रहने लगी बहुत ज़्यादा। तो कहने लगी ठीक है, कहने लगी चल तू देख। मैंने उसमें देखा, तो मैंने उसे जब उसमें डाला, काफ़ी सारे देखे, फिर मैंने जो भैया का भी देखा, स्वीट होम का देखा मैंने उसमें। मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, मैंने कई बार देखा। फिर मैंने पापा को भी दिखाया, मैंने कहा पापा, मैंने कहा भैया का मैंने वीडियो देखा है, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा भैया का वीडियो। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा वहाँ हर चीज़ की सुविधा है। तो मैंने कहा बच्चों की, मेरी बहन बोली देख ले। मैंने कहा मैंने कहा फिर मैंने बच्चों के लिए भी देखा, बच्चे भी थे। मैंने कहा मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती, यही सारी बात है कि मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। बच्चे छोड़ने होते तो आज से 18 साल पहले बेटी छोड़ दी होती। मैंने कहा बच्चे ही नहीं छोड़ने बस। कह लेंगे ठीक है। मैंने सब कुछ देखा, मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया। मेरी बहन बोली देख ले बहन, आज का ज़माना बहुत ख़राब है, तो बेटी लेके जा रही है साथ में। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अच्छी तरीके से सब कुछ देखा। फिर देख के मैंने बात करी
मैंने दीदी से बात करी, यहाँ पे मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने बात करी तो उन्होंने बताया था फिर क्या आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी आकर आप हमारा आश्रम देख सकते हो। फिर मैं एक दिन आई, अपनी बेटी को लेके आई, मैंने आश्रम देखा सब कुछ। वो बोली कि हमारे यहाँ पर जगह खाली नहीं है, आप ऐसा करो वहाँ चले जाओ, नजफगढ़ चले जाओ। फिर मैं वहाँ गई, नरेला गई। फिर मैं नरेला गई तो मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सुमन दीदी मिली मुझे, सुदेश दीदी मिली, सब मिले, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने वहाँ दीदी से कहते दीदी मैं आऊँगी, मैं आपको कॉल कर दूँगी जिस दिन मैं आऊँगी। फिर मैं 22 तारीख को आई थी। अब मुझे 22 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। लेकिन जब मुझसे भैया आते हैं मिलने के लिए तो मैं भैया से ये कहती हूँ कि मुझे स्वर्ग मिल गया। मेरे मम्मी पापा मुझसे बात करते हैं, बेटी तो कैसी है, ठीक है। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि जब मैं एनजीओ में रहती हूँ ना, मैं सबको खुश रखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। सब कहते हैं मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ मैं बीमार भी नहीं पड़ी, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। अब मैं जाना भी नहीं चाहती। मैंने अपने पति से बोल दिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने भैया से भी बोला था कि भैया मैं वापस नहीं जाऊँगी। इसीलिए मैं आ रही हूँ कि मैं दोबारा लौट के नहीं जाना चाहती उस आदमी के पास। आए थे मेरे पति, काफ़ी ड्रामा करा था उन्होंने, बहुत करा था। तो मैंने दीदी से बोला था, दीदी ने फिर पुलिस बुलाई थी उसके लिए। अब वो दोबारा नहीं आए वहाँ पर। बहुत आए थे, उन्होंने बहुत धमकी दी, बहुत हाथ वाथ काट ली, बहुत टॉर्चर कर रहे थे मुझे। मैं जब भी अड़ गई, मैंने कहा नहीं जाना तो अब मुझे नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं गई। अब मैं यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। शायद इतनी खुश तो मैं अपने पियर में भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ भी माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन पर जोर पड़ता है, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है, भैया भाभी भी है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ मुझे किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं। मेरा पति मुझे फ़ोन करके कहता है आजा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ जब मैं वहाँ रहती थी तो वो मेरे से कहता था अपने बाप से, क्या सिलेंडर का पैसे देगा, राशन भरवा, उससे ये करवा, यहाँ खा रही है तू तो 10 बार खाती है, ये खाती है। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे बोला यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं, कितना मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, यहाँ मैं अपनी मर्जी के आज़ाद हूँ, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी आओ, मुझे पूरी छूट है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी इन्होंने जो बोला कि यहाँ जगह खाली नहीं है, मेरे को नरेला भेजा गया, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे 2 आश्रम हैं, एक दिल्ली में जो कि नजफगढ़ में है और एक हरियाणा में जो कि नरेला में है। तो अभी के लिए हमारे जो दिल्ली वाले आश्रम हैं उसमें एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। तो हम जो भी नए केसेस आते हैं हम उनको नरेला शिफ्ट करते हैं, वो भी हमारा मायका ही है, हमारी सेकंड ब्रांच है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि अविनाश भैया ने इनसे बात करी, इनको बहुत अच्छा लगा। और आपने एक पॉइंट इनका सुना होगा कि मेरे पति इधर आए थे मगर मुझे जाने का मन नहीं था तो मैं नहीं गई। हमारे पास बहुत सी ऐसी कॉल्स आती है जो महिलाएं कहती हैं कि मेरे को वापस नहीं जाना, मुझे ज़बरदस्ती मत भेजिएगा, मैं कितने टाइम तक यहाँ रह सकती हूँ, मेरे को कोई ज़बरदस्ती तो नहीं भेजेगा। तो हमारा सीधा सा ये आंसर है कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती यहाँ से लेके नहीं जा सकता। आप आए भी खुद की मर्ज़ी से हो, आप जा भी खुद की मर्ज़ी से सकते हो। इनके हस्बैंड आए थे, इन्होंने बहुत तमाशा किया उनके हस्बैंड ने, मगर इनको नहीं जाना था ना तो ये नहीं गए। कोई रावण रूपी यहाँ की जो लक्ष्मण रेखा है ना मायका की, वो पार कर ही नहीं सकता। ये अविनाश जैन की बहनें हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपको कोई फोर्स किया गया था जब आपके हस्बैंड आए थे कि आपको जाना ही जाना? दीदी ने मेरे को साफ मना कर दिया था, भैया ने भी बोला था कि आपको किसी ने कुछ बोला तो नहीं। मैंने कहा नहीं भैया, कह लगे बस करे आप खुश रहो, आराम से रहो। मैंने कहा भैया बस मुझे यही चाहिए, कर लगे कोई बात, करे आने दो, आता है तो करे आने दो, करे सब देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे पियर में जो हमारे भाई हैं, हमारी भाभी हैं, देखो कहते हैं नंद जब दुखी होती है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन मैं ये कहती हूँ भैया बहुत अच्छे हैं, भैया वाकई में बहुत अच्छे हैं। भैया की इतनी सारी बहनें, भैया ने सबको अपना लिया, बाकी अपने भैया नहीं अपनाते, वो एक बार को बहनों को छोड़ देते धक्के खाने के लिए, लेकिन भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भैया। ऐसे भैया सबको मिलने चाहिए। तो अविनाश भैया का जो सपना है कि कोई भी बहन या बेटी ये ना बोले कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरा भाई कहाँ खड़ा था, तो वही अविनाश जैन यहाँ पर सारी बहनों के लिए खड़े हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी महिला दिखती है जो परेशान है, अपने घर से परेशान है, घर से निकाल दी गई है, तो वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आके रह सकती हैं। आप उनको बेझिझक ये नंबर जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उनको ये नंबर्स दे सकते हैं। वो हमें सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के बीच में कभी भी कॉल करें, कॉल रिसीव करी जाएगी। अगर कॉल रिसीव नहीं हो पाती है बाई चांस, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज हमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो भी ज़रूरतमंद है वो आके इधर रह सकें। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका प्यार और साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। नमस्कार।